चलिए तो विमेंस वेडनेसडे से अब हम शुरुआत करेंगे और इसमें हमारे साथ आज महिला दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए हमेशा की तरह जुड़ गए हमारे खास मेहमान हर्षवर्धन रुंगटा, सीएफपी रुंगटा सिक्योरिटीज। हर्ष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी खास पेशकश महिलाओं के लिए जो हम लेकर आते हैं हर बुधवार को। और हमारे साथ हमारी पहली दर्शक भी जुड़ चुकी हैं, मानसी मुंबई से। मानसी नमस्कार, कैसी हैं आप? हाय मानसी, आपने अपना सवाल हमें भेजा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 15 साल में आपको चाहिए 4 करोड़ रुपए। आपने कुछ 40,000 रुपए पीपीएफ में डालती हैं आप सालाना। उसके बाद आप पराग पारे के फ्लेक्सी कैप में 3,000 रुपए डालती हैं, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 3,000, निप्पॉन स्मॉल कैप में 3,000 और आदित्य बिरला का जो हाइब्रिड है उसमें आपने 6,000 रुपए डाल रखे हैं। एक आपके पास आईसीआईसीआई का इंडेक्स फंड है, उसमें 15,000 और उसके अलावा आपने कहा है कि ब्लू चिप भी है आपके पास आईसीआईसीआई का। एलआईसी की ये कौन सी पॉलिसी है जो आपके पास है? एलआईसी जो जीवन आनंद, शायद जो मैंने बहुत पहले ली थी, अराउंड 6,000 में डालती हूँ मंथली उसमें भी। ओके। और आपके पास कैनरा रेबेको का भी एक फंड है, इसमें आप डालती हैं 3,000 रुपए। क्या आप किसी फाइनेंशियल प्लानर को कंसल्ट करती हैं? नो। तो आपने खुद जोड़े हैं ये फंड्स? जी। ओके। मानसी, आप क्या करती हैं, कुछ बताएंगे अपने बारे में? जी, मैं एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। ओके, लवली। और 4 करोड़ से जो आपका टारगेट है, क्या ये रिटायरमेंट का टारगेट है मानसी? जी, कंसिडरिंग माय चाइल्ड एजुकेशन एंड माय रिटायरमेंट। दोनों एक साथ होने वाली हैं? नहीं, बट देन स्टिल आई एम लुकिंग आउट फॉर द अर्ली रिटायरमेंट। ओह, अच्छा। तो तकरीबन जब आपके बच्चों की उच्च शिक्षा का वक्त आएगा तभी ही आप रिटायर होना चाहती हैं, क्या ऐसा कोई प्लान है आपका? हाँ। और अर्ली रिटायरमेंट के बाद खुद का कोई व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, क्या आपका प्लान होगा? मैं थोड़ा सा अभी ट्रेडिंग सीखना चालू कर रही हूँ। मार्केट मे बी बाय 80s आई कुड कंटिन्यू दैट। बियॉन्ड दैट आई हैव नॉट थिंक ऑफ एनी अदर बिजनेस। बट ट्रेडिंग इज अगेन वेरी रिस्की। आर यू श्योर कि आपको वो फुल टाइम करना होगा बाद में? That's why I started learning right now. So that slowly and gradually I learn it and I'll try my hands on once market is cool off. हाँ, तो चलिए, मेरे ख्याल से प्लान अच्छा है आपका कि तैयारी पहले से कर ली जाए। और इन्वेस्टमेंट की तो सीख मेरे ख्याल से आप ले ही रही हैं और उसी मुताबिक आपने अपना पोर्टफोलियो भी बनाया है। बहरहाल 4 करोड़ रुपए 15 साल में आप कैसे कमा पाएंगी, अब हर्ष आपको इसकी रणनीति बताएंगे और साथ ही आपके फंड्स को भी एक बार चेक करेंगे। चलिए हर्ष बताइए, बहुत ज़्यादा चंक इनका मेरे ख्याल से पीपीएफ में जा रहा है। हर्ष, क्या आप चाहते हैं कि वहाँ से अगर ये थोड़ा सा हल्का होकर फंड्स की और अपना निवेश बढ़ाएं तो बेहतर हो सकता है? हर्ष, क्या कहेंगे? वेल कविता, इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो अग्रेसिव है कि 15 साल में इन्हें 4 करोड़ रुपए चाहिए। और आज की तारीख में अगर हम इनका एसेट एलोकेशन देखें तो 50-50% है। 50% इनका पीपीएफ में जा रहा है और 50% लगभग म्यूचुअल फंड की एसआईपी कर रही है। सिर्फ एक पॉलिसी की जिन्होंने बात की, एलआईसी जीवन आनंद। वेल, मेरा सजेशन होगा कि अगर आप प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स लें तो ज्यादा बेटर होगा। इंश्योरेंस की जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो अगर आप एक टर्म प्लान के जरिए लें तो आपकी पूरी हो जाती है। तो इनकी स्कीम्स पे आते हैं हम। ओवरऑल अगर हम इनका देखें तो पोर्टफोलियो वैसे ठीक है और ऐसे कोई कंपल्सिव रीजन नहीं मिलता कि भाई हमें अभी तुरंत का तुरंत कुछ चेंजेस करने हैं। लेकिन जी हाँ, एक इनके पास स्कोप है मानसी की, आप चाहें तो अपना पोर्टफोलियो थोड़ा कंसोलिडेट कर सकती हैं। विच मीन्स जितनी स्कीम्स हैं आज की तारीख में, 1-2 स्कीम अगर बंद कर दें और पोर्टफोलियो कंसोलिडेट करें तो शायद आपके लिए आगे जाकर बेटर होगा। अगर आप कंसोलिडेट करना चाहती हैं तो वो भी मैं आपको स्कीम्स के नाम बता दूं। और ये सारी स्कीम्स जो हैं वो मैंने आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से ही ली है, तो आपको कोई नई स्कीम में शुरू करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अमाउंट्स आपको चेंज करके पोर्टफोलियो कंसोलिडेट कर देना है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आप कंटिन्यू करिए, लेकिन 10,000 रुपए इन्वेस्ट करिए, ना कि 3,000 रुपए जो आप आज की तारीख में कर रही है। आईसीआईसीआई प्रू इंडेक्स फंड में 8,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 8,000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 5,000 और एबीएसएल हाइब्रिड फंड में 10,000। तो इस तरह से आपका 41,000 रुपए की जो एसआईपी है वो आपकी 5 स्कीम में इन्वेस्ट हो जाएगी। बाकी स्कीम से पैसे निकाल के इन्हीं में आप री इन्वेस्ट कर सकती है। अब 15 साल बाद ये पोर्टफोलियो कितना होगा? जो इक्विटी का आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, अगर हम अनुमान लगाते हैं कि करीबन ये 12% से ग्रो करेगा तो आपके पास 15 साल बाद करीबन 2 करोड़ रुपए हो जाएंगे।
और जो पीपीएफ में आप इन्वेस्ट कर रही हैं उसमें अगर हम अनुमान लगाते हैं कि 7% से अगर ग्रो करे तो लगभग 1 करोड़ रुपया 1 से 1 to 1.2 करोड़ आसपास होना चाहिए। सो ओवरऑल आपके पास 15 साल बाद 3 करोड़ रुपए का इकट्ठा हो जाएंगे करंट इन्वेस्टमेंट के साथ। अगर आपको 4 करोड़ करना है तो यस ऑफ कोर्स आपको अपना इन्वेस्टमेंट आगे जाते हुए बढ़ाना होगा। ये तो अपनी इन्वेस्टमेंट की राशि आपको डेफिनेटली बढ़ानी होगी और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार फिर से आकलन करें कि आप इतना निवेश और बढ़ा सकती हैं। मानसी, और कोई सवाल है आपका जो पूछना चाहती हैं आप हर्ष से? और लाइक कोई और ऐसा फंड है जिसमें आई नो लाइक ओवर द नाइट कोई पैसा नहीं बढ़ा सकता, बट मे बी इफ आई वांट टू अचीव माय टारगेट सूनर, तो ऐसा कोई फंड सजेस्ट कर सकते हैं क्या सर? टारगेट सूनर अचीव करने के लिए निवेश बढ़ाना सही रणनीति होगी और बहरहाल अग्रेसिव आपका टारगेट है ज़रूर, लेकिन उसके लिए अगर आप अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाती हैं तो आपका रिस्क भी उतना ऊपर जाता है। हर्ष, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने कविता कि आपको अगर राशि बढ़ानी है तो दो तरीके होते हैं। पहला है कि आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं आगे जाते हुए, और दूसरा है कि करंट इन्वेस्टमेंट में आप ऐसा सोचें कि मैं स्मॉल कैप या ऐसी कोई एक सेक्टर फंड कर लूं जिसमें रिटर्न्स पोटेंशियल हाई होते हैं, तो उतना ही निवेश में मुझे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो सेकंड जो थॉट होता है ना वो गलत है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कोई ज्यादा रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करूं ताकि रिटर्न ज्यादा मिलेगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट कम होगा। गो द राइट वे, तरीका सही है जो कविता ने कहा कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाएंगे और रिस्क प्रोफाइल को ध्यान रखते हुए अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे। तो ये एक सही तरीका है अच्छी तरह से अपने गोल को पाने का। ये नहीं कि भी हम ज्यादा रिस्क लेके कम इन्वेस्टमेंट करें, वो तरीका सही नहीं है। जीवन आनंद, आप इनको रेकमेंड करेंगे ये बनी रहे उसमें? जी नहीं, इनफैक्ट कविता मैंने ऑलरेडी उनका जो 5,000 रुपया महीने का जो इन्वेस्ट कर रही है जीवन आनंद में, वो मैंने ऑलरेडी इनका म्यूचुअल फंड में ही इनकॉर्पोरेट करके बताया है। सो दो तरीके हैं, एक है कि वो पॉलिसी सरेंडर करके जो पैसे हैं वो ले लें वापस, और दूसरा है कि पॉलिसी को पेड अप करा ले, विच मीन्स हेंसफोर्थ अगर पॉलिसी में पेमेंट ना करें लेकिन वो प्रीमियम वो म्यूचुअल फंड की तरह डाइवर्ट करें तो इनके लिए बेटर होगा। क्योंकि अभी इन्होंने कहा कि इन्हें ज्यादा रिटर्न चाहिए। सो इंश्योरेंस पॉलिसीज में अगर आप इन्वेस्ट कर रही हैं तो आपको 5 या 6% के ऊपर आपको रिटर्न मिलना लगभग नामुमकिन है। तो आपको अगर ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स और लॉन्ग टर्म व्यू है तो इक्विटी में एसआईपी के जरिए आना जरूरी है। राइट, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू मानसी अपना सवाल भेजने के लिए, और जो बदलाव बताए गए हैं उनको आप लागू करें अपने पोर्टफोलियो में। मेरे ख्याल से अमीशा अगली दर्शक हैं जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमीशा नमस्कार, कहाँ से बोल रही हैं आप? मेरे ख्याल से उनकी फ़ोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। हम वापस कोशिश करेंगे कि उन्हें जोड़ा जाए। लेकिन हर्ष, उनका सवाल हमारे पास है और 2 म्यूचुअल फंड्स में उनकी एसआईपी चल रही है। फिलहाल एसबीआई का मल्टी कैप फंड है जिसमें 2,000 रुपये ये कह रही हैं कि डाल रही हैं, और एसबीआई का ही लार्ज एंड मल्टी कैप मिड कैप है और उसमें भी 2,000 रुपये ये कह रही हैं कि डाल रही हैं। 50 लाख रुपये इन्हें चाहिए 10 साल में। तो फंड्स की सिलेक्शन और स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये है इनका सवाल। तो वेल देखिए कविता, इनके पोर्टफोलियो में 2 स्कीम्स हैं, लेकिन ये 2 स्कीम्स में अपने आप में स्कीम्स अच्छी हैं, लेकिन इन्हें कोई भी एक मीनिंगफुल डाइवर्सिफिकेशन या बेनिफिट नहीं मिल रहा है जब वो एसबीआई की ही मल्टी कैप में कर रहे हैं और एसबीआई की लार्ज एंड मिड कैप में कर रहे हैं। कारण यह है, हर फंड हाउस क्या होता है जब वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं इन्वेस्टमेंट की, उनकी एक इन्वेस्टेबल यूनिवर्स होता है, विच मीन शॉर्ट लिस्टेड कंपनीज होती हैं कि मार्केट में भले 6,000 कंपनियां लिस्टेड हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट करने का जो हो रहा है ना, जो डेटाबेस होता है या जो कंपनीज होती हैं, वो करीबन 300 से 500 कंपनियों को वो शॉर्टलिस्ट करके रखते हैं। अब स्कीम के बेसिस पे वो इन 300 या 500 कंपनियों के अंदर से अपनी सिलेक्शन करते हैं और उन्हीं में से वो कर सकते हैं। तो आप अगर मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या लार्ज एंड मिड कैप में कर रहे हैं, एक ही फंड हाउस का, आपको डाइवर्सिफिकेशन का रियल पर्पस कोई सर्व नहीं होता। तो हालांकि इनके लिए आज की तारीख में सजेस्ट करूंगा, इनका टोटल इन्वेस्टमेंट महीने का, मेरे ख्याल से कंफर्ट का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो बहुत सारे लोगों को मेरे ख्याल से अच्छा लगता है। क्योंकि हम एसबीआई की अगर बात करें तो देखिए देश की सबसे बड़ी एएमसी है, भरोसेमंद नाम है, और भले ही डाइवर्सिफिकेशन के लॉजिक्स हम लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का रुझान और टिल्ट जो है वो कंफर्ट जोन पे ज़्यादा होती है। मेरे साथ अमीशा फोन लाइन पे भी जुड़ गई हैं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं और उनके जहन में क्या था जब वो निवेश कर रही थी, जान लेते हैं। अमीशा, आपका सवाल हम ले रहे हैं हमारे आज की विमेंस वेडनेसडे की पेशकश में, और धन्यवाद अपना सवाल भेजने के लिए। चर्चा ये हो रही है कि आपने एक ही फंड हाउस की 2 स्कीम्स क्यों ली हैं? आपका नजरिया क्या था उस वक्त जब आप ये फंड्स खरीद रही थी अमीशा?
यस मैम, तो मैं बिहार से हूँ, तो Okay. मैम आई एम न्यू टू इन्वेस्टिंग, तो मुझे अच्छा। उतना अभी नॉलेज नहीं है उस बारे में, तो Okay. इसीलिए मैंने SBI किया। कोई बात नहीं, कुछ बताएंगे अपने बारे में, आपकी क्या एज है, आप क्या करती हैं? यस मैम, आई एम 22, अभी फाइनल ईयर है BBA लवली। का ओके ओके। कॉलेज में। तो अभी आप ये जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, ये आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर रही हैं या आप अपनी पॉकेट मनी को बचा रही हैं? नहीं मैम, फ्यूचर के लिए, अभी तो जॉब नहीं कर रही, अभी MBA का सोचा है आगे। तो 4,000 रुपए आपकी खुद की बचत है जो आप डाल रही हैं हर महीना? यस मैम, बचत है। ओके। और SBI की स्कीम्स किसी ने रेकमेंड की आपको? यस मैम, फैमिली में पापा का भी है, तो उन्होंने ही बताया कि करना अच्छा चाहिए। अच्छा। बहुत अच्छा लगा। आप 22 साल की हैं और अभी आप अपनी पढ़ाई पूरी ही कर रही हैं, उससे पहले आपने बचाकर जो है अपने पैसे इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर ली है, फिर भी आपने 10 साल में 50 लाख का लक्ष्य रखा है, तो 50 लाख आपको किस गोल के लिए लगेंगे? मैम MBA के लिए। अच्छा, MBA। खुद की पढ़ाई के लिए ही आप जो है पैसे जोड़ भी रही हैं? यस मैम। वेरी गुड। अच्छा लगता है जब कम से कम जो बुनियादी बातें हैं कि सही समय पर अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर दो, वो आपने सही पकड़ ली है, तो थंब रूल्स है मेरे ख्याल से, यू आर गुड टू गो ऑन दैट। और जितना हो सके अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कीजिए अमीशा। आप हमारे शो को लगातार देख सकती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, जो हमारे पैनलिस्ट आते हैं उनको भी आप फॉलो कर सकती हैं। सभी आपको सही और सटीक सलाह देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स के कुछ थंब रूल्स हैं जो मैं चाहूँगी कि आप समझें अच्छे से, और उसके बाद, क्योंकि ये ऐसी बात नहीं है कि एक वन टाइम लर्निंग है, ये लगातार एक प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना होगा। और 50 लाख रुपए आप कैसे आप इकट्ठा कर सकती हैं खुद की पढ़ाई के लिए। एक चीज़ जो छूट गई है शायद आपसे, इन्फ्लेशन को आंकना, जिसके बारे में हर्ष आपको समझाएंगे अच्छे से। तो हर्ष, अब बताएं हमें कि क्यों 2 SBI के फंड्स इनके पास हैं और क्या करना चाहती हैं ये अपनी राशि का, अपने कॉर्पस का जो इनको चाहिए 10 साल के बाद। सर जी हाँ कविता सर, ये आपने तो सही कहा कि कंफर्ट लेवल एक होता है इन्वेस्टर का, कि वो चाहते हैं कि हम पर्टिकुलर फंड हाउस के साथ इन्वेस्ट करें, क्योंकि एक भरोसा होता है। सो वेल, इनके केस में जो है, मैं ये कह रहा था कि इन्हें 2 स्कीम 2,000 रुपए की लेने की जरूरत नहीं है। ये भले ही SBI में ही इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो मेरा सजेशन इनके लिए है कि SBI का मल्टी कैप फंड में ही पूरा 4,000 रुपया डाल दें। ये SBI का मल्टी कैप में 2,000 या और 2,000 बाकी लार्ज एंड मिड कैप में करें, उसकी जरूरत नहीं है। तो हमेशा आपके लिए सुझाव यही है कि आप अभी फिलहाल 4,000 रुपए जो इन्वेस्ट करिए वो एक ही स्कीम में करिए, वो है SBI मल्टी कैप फंड। SBI लार्ज एंड मिड कैप में से एग्जिट करके एक ही स्कीम में रखिए, फिलहाल काफी है। जहां तक आपकी लक्ष्य का सवाल है कि भाई आपको 10 साल बाद 50 लाख रुपए चाहिए, तो वेल, आज जितना आप इन्वेस्ट कर रही है उस हिसाब से अगर मैं 12% का अनुमान लगाऊं कि 12% से ग्रो करता है, तो आपके पास 10 साल बाद करीबन 9 लाख रुपए इकट्ठा होंगे इस 4,000 रुपए से। आपको चाहिए 50,000, तो 50 लाख, तो ये जाहिर सी बात है कि आगे जाते हुए आपके पास 10 साल है, अभी वक्त है। जब आप कमाने लगी तो आप इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करिए, 4,000 नहीं, हो सके तो इसे 10 या 15,000 रुपए करें, तो आई एम श्योर ऐसे फिर आप अनुमान लगाएंगे 12% के हिसाब से 50 लाख के काफी क्लोज आप आ सकती है। ऑलराइट अमीशा, कुछ और पूछना चाहती हैं आप हर्ष से? नहीं मैम। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच अपना सवाल हमें भेजने के लिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार विमेंस वेडनेसडे में महिला दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। अगर आप भी एक विमेन इन्वेस्टर हैं जो हमारा शो लाइव इस वक्त देख भी रही हैं, तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर दीजिए झटपट, ताकि हर्ष जो कि हमारे साथ लाइव हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं आपके सवाल का जवाब लाइव दे सकें शो में। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हमारी आज की पेशकश विमेंस वेडनेसडे, जहां पर हम महिला दर्शकों के सवालों के जवाब देते हैं, उनको फाइनेंशियल रणनीति बताते हैं उनके किसी भी फाइनेंशियल गोल के लिए। हर्षवर्धन रुंगटा मेरे आज के मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, जो अब रोशनी फामडा को उनके सवाल का जवाब देंगे। नमस्कार रोशनी, कैसी हैं आप?
चलिए, मेरे ख्याल से YouTube का सवाल है रोशनी का, और इन्होंने अपना सवाल हिमाचल प्रदेश से भेजा हुआ है और इनको अपनी जर्नी शुरू करनी है म्यूचुअल फंड्स में SIP के ज़रिए, और फ़िलहाल 15,000 रुपये मंथली ये इन्वेस्ट कर सकती हैं और पूछ रही हैं कि इनके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हो सकते हैं। तो रोशनी, आप फ़ोन लाइन पर होती तो आपसे और भी बातचीत हम करते, क्योंकि जानना होता कि आप 15,000 रुपये मंथली कितने समय तक इन्वेस्ट करना चाहती हैं, और इससे पहले अगर आपने कहीं और निवेश कर रखा है तो वो कहाँ पर है। बहरहाल उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है हर्ष आपके लिए। तो 15,000 रुपये कैसे स्प्लिट करें और बेस्ट म्यूचुअल फंड्स आपके मुताबिक कौन से होंगे हर्ष? कविता, मुझे ये लगता है कि इन्होंने जिस हिसाब से सवाल पूछा है कि इन्हें 15,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, तो उसे ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि लंबी अवधि कैसे चुने, लंबी अवधि के लिए फंड, तो लंबी अवधि का डेफिनेशन भी हमें बता दें कि भाई यूजुअली हम अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं तो 8 से 10 साल मिनिमम आपका टाइम होराइजन होना चाहिए, तब जाके आपको उसका सही मायने में फायदा मिलेगा। तो क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट शुरू कर रही है, हम इन्हें 3 स्कीम्स देते हैं जिसमें 5-5 हजार रुपया वो इन्वेस्ट कर सकती है। एक है ICICI Pru सेंसेक्स इंडेक्स फंड, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड एंड वाइट ओक मिड कैप फंड। इन 3 फंड्स में ये अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। तीनों इक्विटी फंड्स हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इतना पता है कि उन्हें लंबी अवधि के लिए करना है। तो मैंने इन्हें एक इंडेक्स फंड, एक मल्टी कैप जिसमें इन्हें लार्ज मिड एंड स्मॉल में एक्सपोजर मिल जाएगा, और एक प्योर मिड कैप फंड दिया है ताकि इनका लार्ज एंड मिड कैप में एक प्योर इक्विटी फंड हो गए और बाकी इनका स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर मिल जाएगा। ऑलराइट, तो आपने यहाँ पर इनको फंड्स रेकमेंड किए हुए हैं, और अगर इनको अपना निवेश बढ़ाना होगा तो क्या इन्हीं फंड्स में बढ़ाएं? तो कविता, ये आगे जाते हुए डिपेंड करता है कि कितना ये अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाह रही है और इनकी मार्केट से कंफर्ट कितना आ गया है। उस बेसिस पे हमें डिसाइड करना होगा कि और कोई स्कीम्स जोड़ने की जरूरत है या सिर्फ इन 3 में भी बढ़ा दे। फिलहाल की तारीख में एक मैंने इन्हें प्योर लार्ज कैप दिया, एक मिड कैप दिया और एक मल्टी कैप दिया है, जिसमें थोड़ा सा इनके पास एक स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर मिलेगा। सो आगे जाते हुए ये कहाँ कंफर्ट लेती हैं, अगर मान लीजिए इन्हें मार्केट वोलेटिलिटी से इतना खुश नहीं है तो लार्ज कैप में डालना बेटर होगा या कोई हाइब्रिड फंड जोड़ना ठीक रहेगा, या आई थिंक जब ये बढ़ाने की बात करें तब उस समय हमें उसे रिव्यू करना चाहिए। ऑलराइट, अगले यूट्यूब के दर्शक का सवाल लेते हैं। पूजा अपना सवाल हमें भेज रही हैं और इनकी उम्र 29 साल की है और ये कुछ 5 महीने से इन्वेस्टमेंट कर रही हैं म्यूचुअल फंड्स में। हर्ष, इन्होंने जो फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं वो है बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप 2,000 रुपये की SIP, पराग पारेका फ्लेक्सी कैप 3,000 रुपये की SIP, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी 2,000 की SIP, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप 2,000 रुपये, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2,000, और रिटायरमेंट का लक्ष्य है 5 करोड़ का। तो पूछ रही हैं कि फंड्स का सिलेक्शन सही है या नहीं है, और अगर टारगेट के लिए निवेश को बढ़ाना होगा तो वो कितना बढ़ाना होगा और कितनी जल्दी वो इस गोल को अचीव कर पाएंगी। फ़ोन लाइन पर अगेन हमारे साथ नहीं है, यूट्यूब का सवाल है, लेकिन थैंक यू पूजा, 29 ईयर्स ओल्ड और आपने एक पोर्टफोलियो अपना बना लिया है। अच्छी बात यह है कि रिटायरमेंट से शुरुआत की है। अधिकतर समय लोगों को रिटायरमेंट के बारे में 40 है उसके बाद ही याद आता है, जब थोड़ी सी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं। बट 5 CR का गोल है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने अपने तमाम खर्चों को और जो आपका मंथली एक्सपेंस होगा उन सबको काउंट इन करके, आप फिलहाल काफ़ी यंग है, लाइफ स्टेजेस बदलती हैं तो खर्चे भी बढ़ते हैं, बट बॉल पार्क फिगर आपकी 5 CR है। हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ काउंटेड इन हो। हर्ष, बताइए कैसे, एक तो रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर एक फॉर्मूला जो मैं चाहती हूँ कि आप आसान भाषा में समझाएं दर्शकों को पहले, उसके बाद पूजा को जवाब दीजिएगा। देखिए कविता कि अभी जो हम पूजा की बात करें अगर, तो ये 29 ईयर्स की हैं और ये सोच रही कि उन्हें रिटायर होना है, तो लगभग मान लीजिए 30 साल इनके पास है रिटायर होने के लिए। तो ये अच्छा मौका है, जितना जल्दी आप शुरू करें उतनी लंबी अवधि का टाइम होराइजन आपको मिलता है और उतने ही कम इन्वेस्टमेंट से आप एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर सकती हैं। अब आपको रिटायरमेंट के कॉर्पस को इकट्ठा करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है? पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि एक एस्टिमेटेड टाइमलाइन बनाए कि टाइम होराइजन क्या है। तो इस केस में इनके पास करीबन 30 साल है। दूसरा एस्टिमेट आपको लगाना है कि आज की तारीख में अगर आप जो आपके महीने के खर्चे को इवैल्यूएट करें तो कितना खर्चा आपका लगभग लगता है। तो आपने मान लीजिए एक 50,000 रुपया इकट्ठा आपने सोचा कि आज की तारीख में मुझे 50,000 या लाख रुपया या जो भी अमाउंट आपको हर महीने चाहिए। अब आपको ये देखना है कि ये 50,000 या लाख रुपए की वैल्यू जो हम आज बात करें 30 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब ये कि अगर आपको यही लाइफस्टाइल 30 साल बाद जीनी है तो 50,000 की जगह पे आपको कितना रुपया हर महीने चाहिएगा।
तो वो हो सकता है मान लीजिए 3 लाख रुपया महीना हो जाता है इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए। फिर तीसरी चीज आपको क्या देखनी है कि ये 3 लाख रुपया जो है पर मंथ, ये रिटायरमेंट के फर्स्ट ईयर में है, उसके बाद इन्फ्लेशन तो बढ़ते रहने वाला है। तो 3 लाख मान लीजिए आपको 50-60 की उम्र में जरूरत थी, 61 की उम्र में 3 लाख महीना नहीं होगी, उससे बढ़ जाएगी क्योंकि इन्फ्लेशन तो चलते रहेगा। तो इस तरह आपको एक एस्टिमेशन बनाना है कि अगर इन्फ्लेशन रिटायरमेंट के बाद भी कंटिन्यू करता है और मुझे ये कैश फ्लो 80 साल की उम्र तक चाहिए, तो यही कैश फ्लो पाने के लिए मुझे कॉर्पस कितना मेरे पास होना चाहिए एट द एज ऑफ 60। तो ये एक बहुत ही इजी और साइंटिफिक कैलकुलेशन है, जो आप ऑनलाइन भी बहुत सारे कैलकुलेटर्स मिलते हैं जिसमें आप ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो आपको एक अमाउंट पता चल जाएगा कि रिटायरमेंट के टाइम पे आपको मान लीजिए 5 करोड़ रुपया चाहिए या जो भी अमाउंट आपके निकल के आता है। तो अब आपको अगर 30 साल बाद 5 करोड़ रुपया चाहिए तो 12% से अगर हम उसे कैलकुलेट करते हैं तो आज से मुझे एसआईपी कितनी चालू करनी। तो ये एक तरीका है रिटायरमेंट प्लानिंग को नंबर्स के साथ में इवैल्यूएट करने का। अब पूजा ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि उन्हें 5 करोड़ रुपया चाहिए रिटायरमेंट के लिए, जो मैं मान रहा हूं 30 साल बाद है। अगर मैं 5 करोड़ का अनुमान लगाता हूं, इन्होंने कहा 11,000 रुपए से इन्वेस्ट करना शुरू कर चुकी हैं, तो अगर मैं सिर्फ 11,000 रुपए को अगर मैं 12% से कैलकुलेट करूं और अगले 30 साल का कैलकुलेशन करें, तो इनके हाथ में 30 साल बाद 3.75 करोड़ आता है। तो ये करीबन 1.25 करोड़ शॉर्ट है अपने टारगेट से। तो आपको सिंपल क्या करना है, अभी जैसे आपकी सुविधा हो वैसे आप अपना एसआईपी बढ़ाते रहे। हो सकता है ये साल नहीं तो अगले साल या उसके बाद जैसे आपको मौका मिले आप अपनी एसआईपी बढ़ाइए और फिर इवेल्युएट करिए कि क्या 5 करोड़ इकट्ठा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप 14-15 हजार रुपए की एसआईपी पर मंथ करेंगे, आप 5 करोड़ कंफर्टेबली एक्यूमुलेट कर लेंगी 12% से 30 साल बाद। अब इनकी स्कीम्स पे आते हैं। सिर्फ एक बदलाव करने का सजेशन दूंगा, बैंक ऑफ इंडिया की फ्लेक्सी कैप स्कीम को बंद कर सकती हैं और पराग पारी की फ्लेक्सी कैप में अमाउंट बढ़ा सकती हैं। 2 फ्लेक्सी कैप रखने का कोई रियल मीनिंग फायदा नहीं होगा, तो मैंने एक स्कीम खाली कंसोलिडेट करके पराग पारिक में ऐड करने के लिए कह रहा हूं। आप पराग पारिक में आप 5,000 इन्वेस्ट करेंगी, जहां पे आप पहले 3,000 करेंगे। बस एक फर्क है, बाकी स्कीम्स ठीक है, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप और यहाँ पर आपको रुकने की सलाह दी जा रही है और अपनी एसआईपी बढ़ाइए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, और इसी तरह से आपको बदलाव जो बताए गए हैं पूजा अपने पोर्टफोलियो में आप करें। अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में बने रहिएगा और धीरे धीरे अपने निवेश को बढ़ाने की भी कोशिश करें। ईमेल के जरिए प्रीति का हम सवाल लेंगे, हर्ष, और इन्होंने जो पोर्टफोलियो दिया है उसमें आईसीआईसीआई का ब्लू चिप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल का मिड कैप है, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप। लगभग 88,000 की इनकी जो है इन्वेस्टमेंट वैल्यू है और 10,000 रुपये की टोटल एसआईपी कर रही हैं। पूछ रही हैं कि क्वांट लार्ज एंड मिड कैप को क्वांट एक्टिव में तब्दील कर दें, उस फंड से निकल के क्या इस मल्टी कैप फंड में आ जाए। 12 से 15 साल तक का इनका टाइम होराइजन है। 10% से अपनी एसआईपी को स्टेप अप भी करेंगी और खुद का सपनों का आशियाना बनाना चाहती हैं ये हर्ष, और इसी के लिए इनको 60 लाख से 1 करोड़ तक का कॉर्पस इस इन्वेस्टमेंट से इकट्ठा करना है। फिलहाल 32 साल की हैं और सरकारी कर्मचारी हैं। इनकी सैलरी भी इन्होंने कुछ डिटेल्स दी हैं, लगभग 34,000 है। इमरजेंसी फंड बना रखा है लगभग 1.5 लाख का और फिक्स डिपॉजिट में है इन्होंने निवेश किया हुआ है उसके लिए, और पीएफ इनका करता है लगभग 2,000 रुपये, और कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स इन्होंने अपने लिए ख़रीद रखे हैं और उसके बाद अपने भविष्य के लिए आपसे एक रणनीति चाहती हैं। कविता, पहली बात, इनका जो इनकम टू सेविंग्स रेशियो है, ये जितना कमा रही है और जितना इन्वेस्ट कर रही है वो 30% है। तो 30% जो वो कमाती है उसका वो सेव कर रही है, तो ये रेशियो बहुत अच्छा है। और ये आगे जाते हुए भी पूजा, जब आपकी इनकम बढ़े तो आप ये रेशियो मेंटेन करने की कोशिश करिए। 30% इज अ गुड इनकम टू सेविंग्स रेशियो। अब जहां तक आपके पोर्टफोलियो का सवाल है, आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करिए और आपके पास करीबन 6 स्कीम्स है। सो वेल, बहुत क्लियरली इतनी जरूरत नहीं है, तो मैं आपका पोर्टफोलियो थोड़ा कंसाइज करके दे देता हूं ताकि आपको आगे जाते हुए मैनेज करना आसान होगा। तो आप आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड में 2,500, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2,500, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 2,500 और टाटा स्मॉल कैप में 2,500। तो आपके सभी मार्केट सेगमेंट्स में आपका एक्सपोजर हो जाएगा और 2,500 रुपया पर स्कीम आप इन्वेस्ट कर रही हैं। इसके अलावा जो आपके पास 4 स्कीम्स हैं उनमें से आप रिडीम कर लें और यही इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट के रूप में आप इन्हीं 4 स्कीम्स में कंसोलिडेट कर लें, ताकि आगे जाते हुए ये आसान होगा आपको सब मॉनिटर, ट्रैक, और कुछ भी सर्विसिंग इश्यूज आएंगी तो आपके लिए आसान रहेगा
बैंक मैंडेट अपडेट करने हैं या कुछ भी करना हो तो 4 स्कीम्स में आपको करने होंगे। मार्केट का पूरा स्पेक्ट्रम में आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। जब आप आगे इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो इन्हीं 4 स्कीम से बढ़ाइए, तो आपके लिए काफी है। मतलब आप इसमें से डबल भी अगर करती हैं तो इन्हीं 4 स्कीम से आप बढ़ाएंगे तो काफी होगा, क्योंकि ये फुल्ली एक्टिवली मैनेज स्कीम्स हैं। तो आप 2 साल में एक बार इसे जरूर रिव्यू करिएगा। एक आखिरी सवाल हर्ष, ऋचा का लेंगे। ये भी YouTube पर हमें अपना सवाल भेज रही हैं। बहुत महिला दर्शक हमारी YouTube पर सवाल भेजती हैं और अच्छा है सवाल भेजती हैं, लेकिन आप सबसे बात करना रह जाता है। तो अगर YouTube पर सवाल भेज रही हैं तो उसी को कट कॉपी करके WhatsApp भी कर दीजिए, ताकि आपका नंबर हमारे पास हो और हम आपसे बात कर पाएँ और आपको बात करा पाएँ हमारे एक्सपर्ट से भी। बहरहाल ऋचा कहती हैं कि इन्हें हमारी YouTube की जो वीडियोज़ हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, धन्यवाद। सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करती हैं और कह रही हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है 25 लाख रुपए म्यूचुअल फंड्स में और 15 साल का समय देना चाहती हैं। और अब कह रही हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट को लेकर आगे बढ़ें, फंड्स के नाम जो अच्छा रिटर्न दे सकें वो आप बताइए इनको हर्ष। कविता, 2-3 चीजें ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक, इन्होंने कहा कि इन्हें 25 लाख इन्वेस्ट करना है, 15 साल के लिए करना है। वेल, टाइम होराइजन एक पैरामीटर होता है स्कीम्स डिसाइड करने के लिए। दूसरे पैरामीटर्स बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप मार्केट को कितना अच्छी तरह समझती हो, वॉलेटिलिटी को कैसे आप हैंडल कर सकती हैं, आपके लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट पर्पस 15 साल बाद, हो सकता है रिटायरमेंट होगा या और कोई कारण होगा। तो बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। फिर आते हैं इन्वेस्टमेंट स्टाइल पे। अभी हालांकि इनके पास 25 लाख रुपए लमसम के रूप में है, लेकिन क्या ये मार्केट में लमसम के रूप में इन्वेस्ट करना चाह रही है कि या एसटीपी के जरिए, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए इन्वेस्ट करना चाह रही है। तो ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए हमें एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनानी होती है, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स हमारे पास नहीं है और अमाउंट लमसम है कि एसटीपी है वो भी नहीं पता हमें। तो थोड़ा मुश्किल होगा ये बताना कि ये किस तरह से कौन सी स्कीम्स की पोर्टफोलियो बनाए। अगर ये लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है और रिस्क इतना ज्यादा नहीं लेना चाहती, तो हाइब्रिड फंड एक ऑप्शन है, जिसमें आपके पास कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, पूरी स्पेक्ट्रम है कि इक्विटी का एक्सपोजर 25-30% होगा या इक्विटी का एक्सपोजर 75-80% होगा। बैलेंस एडवांटेज फंड का एक ऑप्शन है, इक्विटी सेविंग्स फंड का ऑप्शन है। अगर ये पार्टली डायरेक्ट इक्विटी 100% करना चाहती है, जैसे मान लीजिए इंडेक्स फंड्स हो गए जिसमें वो 10-12 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहे और बाकी एसटीपी के जरिए करना चाहे, तो ये सारी चीजों का जवाब जब तक नहीं मिलेगा, आई थिंक ये सही नहीं होगा कि हम उनके लिए कोई पोर्टफोलियो रेकमेंड करें। तो मेरा सुझाव ऋचा के लिए है कि किसी से एक फाइनेंशियल प्लानर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एडवाइजर से मिले और उनके साथ इन सारी बातों का ध्यान में रखते हुए अपना पोर्टफोलियो बनाए तो ज्यादा बेटर होगा। और राइट हर्ष, मेरे ख्याल से महिला निवेशकों के सवाल लेने का समय फिलहाल समाप्त हो गया है। सवाल हमारे पास बहुत है लेकिन समय नहीं है। आपने समय निकाला और सवालों के जवाब दिए लाइव। उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप भी एक महिला दर्शक हैं और निवेशक बनना चाहती हैं और हमसे सलाह चाहती हैं, हमारे एक्सपर्ट से गाइडेंस चाहती हैं, तो कुछ नहीं करना है, बस एक व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश होगा, उसे आप नोट डाउन करें और अपना सवाल हमें भेज दें। यूट्यूब पर देखती आई हैं तो यूट्यूब पर भी अपने सवाल छोड़ सकती हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं ब्रेक के बाद।